गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपन लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे ना, चैप्टर 2 का। आज का जो लेक्चर है वो है माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस क्या होता है बच्चों? देखो कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करना। किसका फॉर्मेशन करना है हमें? माइक्रोस्पोर का। ठीक है, और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किससे होगा? पोलन मदर सेल से। तो पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करना ही माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस कहलाता है। इज दैट क्लियर? द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। क्लियर हुआ ना आपको? अब इसको डायग्राम से भी समझिए। देखो, जैसे ये पोलन मदर सेल है। पोलन मदर सेल क्या होती है बच्चों? 2n। अब ये डिवाइड होगी और पोलन मदर सेल कौन सा डिवीजन करेगी? मियोसिस। तो पोलन मदर सेल डिवाइड होकर, ये जब मियोसिस होगा तो एक सेल कितनी सेल बनाएगी? 4 बनाएगी। तो 1 पीएमसी डिवाइड होकर 4 माइक्रोस्पोर बनाएगी। इन्हें माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन टेट्राड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? इनकी प्लॉइडी क्या होगी? एन होगी। तो ये जो पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना है यही कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। क्लियर हुआ? अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको थोड़ा बता देता हूँ कि पॉलीस्पोरी का एक कॉन्सेप्ट है। इसको देखिए ज़रा थोड़ा सा। एक पॉलीस्पोरी का कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्शन के तौर पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पॉलीस्पोरी क्या है? मोर देन 4 पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन होना। किससे? 1 पीएमसी से। अभी आपने देखा कि एक पोलन मदर सेल कितने माइक्रोस्पोर बनाती है? 4। लेकिन अगर एक पोलन मदर सेल 4 से ज़्यादा माइक्रोस्पोर बनाए तो अपन इसे पॉलीस्पोरी कहेंगे। इज दैट क्लियर? नाम से हो जाएगा ये पॉलीस्पोरी, यानी बहुत सारे माइक्रोस्पोर बनना। एग्जाम्पल है बच्चों इसका कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो, तो ये माइक्रोस्पोर कितने बने हैं बेटा? 4 बने हैं। अब माइक्रोस्पोर की अरेंजमेंट जो होती है, एनसीईआरटी में मेनली 2 अरेंजमेंट डिस्कस की गई हैं। एक टेट्राहेड्रल टेट्राड अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रल टेट्राड अरेंजमेंट किसमें होती है? डाइकोट प्लांट में। ठीक है, एग्जाम्पल आप आइडियल प्लांट वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैप्सेला। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि टेट्राहेड्रल टेट्राड अरेंजमेंट इस तरह की होती है, तो ये टेट्राहेड्रल टेट्राड क्यों बने? तो टेट्राहेड्रल टेट्राड अरेंजमेंट इसलिए बनती है क्योंकि जब मियोसिस होता है तो ये साइमल्टेनियस टाइप का डिवीजन होता है। बच्चों 11th में मैंने आपको पढ़ाया था कि मियोसिस 2 तरह का हो सकता है, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव। अब साइमल्टेनियस डिवीजन क्या होता है? वैसे बच्चों कोई भी डिवीजन अगर होता है तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और उसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन। लेकिन साइमल्टेनियस डिवीजन में क्या होता है? पहले कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूरा कैरियोकाइनेसिस। मियोसिस 2 होते हैं ना, तो पहले कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट भी हो जाएगा और कैरियोकाइनेसिस सेकंड भी हो जाएगा, यानी पहले पूरा कैरियोकाइनेसिस होगा। अब उसके बाद में जो है, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद क्या होगा? इसमें साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है ना, इसके बाद होगा। जबकि होना ये चाहिए था कि पहले कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होने के बाद पहले साइटोकाइनेसिस हो जाना चाहिए था, फिर कैरियोकाइनेसिस सेकंड होने के बाद फिर से साइटोकाइनेसिस होना चाहिए था। जबकि इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाते हैं। तो न्यूक्लियस पहले बन जाते हैं, 4 न्यूक्लियस पहले बन जाएंगे और वॉल बाद में बननी स्टार्ट होगी। तो ये अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल टेट्राड अरेंजमेंट हो जाएगी। अब आता है बच्चों आइसोबाइलेटरल टेट्राड। आइसोबाइलेटरल टेट्राड का अरेंजमेंट मोनोकॉट्स में होता है। अब ये क्यों हुआ? ये सक्सेसिव डिवीजन के कारण हुआ। और सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है कि पहले कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस फर्स्ट हो जाएगा, यानी 2 न्यूक्लियस बनेंगे और दोनों के ऊपर वॉल भी बन जाएगी। फिर कैरियोकाइनेसिस सेकंड होगा, यानी फिर से 2 न्यूक्लियस बनेंगे और फिर साइटोकाइनेसिस सेकंड हो जाएगा। यानी हर न्यूक्लियस के बार न्यूक्लियस डिवाइड होते ही उसके चारों तरफ वॉल बन जाएगी। तो इसलिए ये आइसो बाइलेटरल अरेंजमेंट हो जाएगी। तो ये सक्सेसिव टाइप का डिवीजन एडवांस भी होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्लियर? अब ये मेनली 2 ही अरेंजमेंट एनसीईआरटी में डिस्कस हुई है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अरेंजमेंट होती आई है, उनका भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपको याद रखनी इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव लिहाज से देख लो। टी शेप का अरेंजमेंट। टी शेप का अरेंजमेंट का सीधा एग्जांपल याद रखो, ब्यूटोमॉप्सिस। तो टी शेप का टेट्राड किस में मिलेगा आपको? ब्यूटोमॉप्सिस में, है ना। ये डायग्राम है इसका। लीनियर टेट्राड, यानी एक लीनियर फॉर्म में होंगे सारे के सारे। और इसका एग्जांपल याद रखेंगे आप, हेलोफिला प्लांट्स। क्लियर है? तो ये बस आप अरेंजमेंट और उसका एग्जांपल ध्यान में रखो।
डेक्यूसेट टाइप का, डेक्यूसेट टाइप यानी क्रॉस लाइक अरेंजमेंट होती है ये, ठीक है ना। इसका जो एग्जाम्पल है वो मैग्नोलिया है, ठीक है। तो अभी अब देखो जरा, टेट्राहेड्रल टेट्राड का एग्जाम्पल क्या देंगे आप, डाइकोट। और इसका ध्यान रखिएगा ये क्यों बना, साइमल्टेनियस डिवीजन के कारण। आइसोबाइलेटरल टेट्राड का एग्जाम्पल बताओ क्या है, मोनोकोट। ये क्यों बना, सक्सेसिव टाइप डिवीजन के कारण। ये दो इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब चलो फटाफट रिवाइज करोगे, टी शेप का एग्जाम्पल ब्यूटोमॉप्सिस, ठीक है ना। और लीनियर का एग्जाम्पल हेलोफिला, और डेक्यूसेट का एग्जाम्पल मैग्नोलिया, है ना। बस ये अगर आपको रहे तो आप ध्यान रख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी आपकी सीबीएसई लेवल के लिए जरूरी नहीं है। अब इसके बाद आता है बच्चों कंपाउंड अरेंजमेंट। ये फिर से अब इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉम्पिटिटिव लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है ये। अब कंपाउंड अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है, देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोर जो टेट्राड हैं वो एक साथ होते हैं, इस तरह से जुड़े होते हैं। लेकिन क्या होता है बेटा, बाद में इनका सेपरेशन हो जाता है। कल मैंने आपको एक एंजाइम बताया था ना, यूबिस बॉडी कैलेज एंजाइम बनाती है, कल बताया था। तो इनके बीच में क्या होता है, कैलोज लेयर होती है। तो कैलोज को कौन तोड़ देता है, कैलेज, कैलेज एंजाइम इसको तोड़ देगा। तो अब ये क्या होंगे, चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं, यानी अब ये आगे पोलन ग्रेन की फॉर्म में डेवलप होंगे। यानी ये अटैच नहीं रहते हैं, बाद में सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन कंपाउंड पोलन ग्रेन, नाम से देखो क्या स्पष्ट हो रहा है, देखो कंपाउंड, कंपाउंड मतलब साथ में, यानी माइक्रोस्पोर्स डू नॉट सेपरेट, माइक्रोस्पोर सेपरेट नहीं हो रहे हैं। तो फिर जब सेपरेट नहीं होंगे तो वो क्या रहेंगे बेटा, कंपाउंड रहेंगे, यानी जुड़े हुए रहेंगे। तो इस तरह का अरेंजमेंट किसमें होता है, प्रिमिटिव प्लांट्स ही हैं ये, इलोडिया है, ड्रोसेरा है, टाइफा है, जंकस है, क्रिप्टोस्टिगिया है। तो ये मैंने इतने एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि कम से कम आपको एक दो एग्जाम्पल इनका याद रह जाए, क्लियर। फिर एक बार फिर से बहुत अच्छा जो है टाइप है पोलिनियम या मैस्यूली अरेंजमेंट बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये पोलिनियम अरेंजमेंट क्या है, देखो, ये वाली अरेंजमेंट है कि इसमें क्या होता है बेटा, जो स्पोरेंजिया होती है, स्पोरेंजिया यानी एंथर के अंदर जो पड़ा था ना स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया ऐसा पोज करते हैं अपन। तो इस स्पोरेंजिया में सारे माइक्रोस्पोर मास की फॉर्म में होंगे, यानी इस तरह से मास की फॉर्म में होंगे, क्लियर। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, तो इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को पोलिनिया बोलते हैं अपन, क्लियर। और यहाँ पर बेटा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैड्यूकली बोलते हैं इसको, और यहाँ पर एक डिस्क होती है, कॉर्पस्कुलम बोलते हैं इसको। ये पूरी स्ट्रक्चर जो है इसको ट्रांसलेटर अपरेटस कहते हैं बेटा। ये डिस्क और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ट्रांसलेटर अपरेटस कहते हैं। और ट्रांसलेटर अपरेटस इंसेक्ट पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये इंसेक्ट के साथ अटैच हो जाता है। इज दैट क्लियर। अब देखो बेटा कि पोलिनियम अरेंजमेंट मैंने बताया ना कि माइक्रोस्पोर अरेंज इन स्पोरेंजिया इन ए सिंगल मास लाइक स्ट्रक्चर, इज दैट क्लियर। अब इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये एक तो एस्क्लेपिडियासी फैमिली के प्लांट्स में होती हैं, एग्जांपल कैलोट्रोपिस, कई बार क्वेश्चन सीधा कैलोट्रोपिस के नाम से आ जाता है। ऑर्किडेसी फैमिली के प्लांट में होता है, इसमें आप ऑर्किड का या किलोगाइनी एग्जांपल मैंने लिखा है, आपको इसको याद रख सकते हैं। तो इनमें ये पोलिनियम अरेंजमेंट होती है, क्लियर। तो मैंने आपको टोटल कितनी अरेंजमेंट बता दी है, 7, क्लियर हुआ। अब देखो बच्चों, एक बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन, एक बार एम्स ने भी इसको डिस्कस किया था, तो हम बात करते हैं। देखो, एक साइप्रस प्लांट है। साइप्रस प्लांट में क्या होता है बच्चों कि जो 4 टेट्राड बनते हैं, यानी 4 पोलन ग्रेन जो बनते हैं एक पीएमसी से, उनमें से 3 डी जनरेट हो जाते हैं, केवल एक ही फंक्शनल बचता है, यानी एक ही रिमेन रहता है। साइप्रस एक ऐसा एक्सेप्शन है बच्चों, साइप्रस के अलावा बाकी सभी प्लांट में एक पीएमसी कितने पोलन ग्रेन बनाती है, बताओ जरा, एक पीएमसी कितने पोलन ग्रेन बनाएगी, 4 पोलन ग्रेन बनाएगी। तो चारों ही आगे डेवलप होते हैं बाकी प्लांट्स में। लेकिन अगर हमें साइप्रस की बात करूँ तो इसमें 3 डैमेज हो जाएंगे, 3 डैमेज हो जाएंगे, केवल एक ही फंक्शनल रहेगा। तो ये साइप्रस का कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा आपने, है ना, इसमें ये वाला रूल लगाना है आपको। तो बाकी जब हम असाइनमेंट में भी इसका क्वेश्चन देंगे तो आप देखना उसको, क्लियर। अब देखो बच्चों, अब ये जो 7 टाइप करने के बाद अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। क्योंकि पोलन ग्रेन बना लिया ना हमने माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस से, तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। पोलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल शेप का होता है बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्फेरिकल ही शेप है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है, लेकिन मोस्टली स्फेरिकल शेप का होता है। और येलो कलर होता है जनरली, जैसे एनसीईआरटी में हिबिस्कस का एग्जाम्पल लिया है ना, तो वो आप ध्यान रखोगे, किसका एग्जाम्पल लिया है एनसीईआरटी ने, हिबिस्कस का। 25 टू 50 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर इसका साइज होता है, साइज जरूर याद रखेंगे, एनसीईआरटी का डाटा है, 25 टू 50 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर साइज है।
लेकिन फिर भी मैंने आपको कुछ डाटा दिए यहाँ पर। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन पूछे तो वो मायोसोटिस प्लांट का होता है बच्चों, 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन जो होता है वो मिराबिलिस जलापा प्लांट का है और ये 250 माइक्रोन मीटर। और लॉन्गेस्ट, नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट की बात कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ की बात कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट पॉलन का साइज है तो पूछे तो ये जोस्टेरा प्लांट में है और इसका 2500 माइक्रोमीटर लॉन्ग है ये। ठीक है, एक बार देखो ये मुश्किल नहीं है, याद करो तो आसान हो जाएगा। स्मॉलेस्ट किसका हो गया, मायोसोटिस, लार्जेस्ट मिराबिलिस और लॉन्गेस्ट जोस्टेरा। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। अब पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है बच्चों, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तो सेल वॉल होती है ना। तो पोलन ग्रेन की जो सेल वॉल है वो 2 लेयर की होती है, आउटर लेयर एक्साइन होती है और इनर लेयर इंटाइन होती है। क्लियर? अब एक्साइन जो होती है बच्चों, एक्साइन की बात करते हैं तो एक्साइन क्या है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। कल मैंने बताया था ना, यूबिस बॉडी जो है वो स्पोरोपोलिनिन रिलीज करती है। तो स्पोरोपोलिनिन क्या है बच्चों, एक फैटी सब्सटेंस है। क्लियर? तो एक्साइन किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन की, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसके अलावा एक्साइन पर पोलन किट भी होता है, जो कल मैंने बताया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, पोलन किट केवल मात्र इंसेक्ट पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन पर ही होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो पोलन किट जो होता है वो लिपिड और कैरोटीनॉइड का बना होता है, ये भी येलो कलर का ऑयली सब्सटेंस होता है, कल मैंने आपको बताया था। क्लियर हुआ? तो एक्साइन के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, स्पोरोपोलिनिन और पोलन किट। लेकिन क्या पोलन किट सब में होगा, नहीं, ये केवल किस में होगा, इंसेक्ट पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन में होगा, लेकिन स्पोरोपोलिनिन सब में होगा। क्लियर हुआ? तो एक्साइन सॉफ्ट लेयर हुई या हार्ड लेयर हुई, हार्ड लेयर होगी, ऑब्वियस बात है। क्यों होगी, क्योंकि इस पर स्पोरोपोलिनिन है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों कि स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन ऑर्नामेंटल होता है, यानी एक स्पेसिफिक डिजाइन में होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं अपन स्पोरोपोलिनिन के बारे में थोड़ा रिव्यू लेते हैं। देखो, स्पोरोपोलिनिन जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है बच्चों, नॉन डिग्रेडेबल है, ये डिग्रेड नहीं होता है, रेजिस्टेंट है हाई टेम्परेचर से, स्ट्रॉन्ग एसिड से, एंजाइम एक्शन से, एल्केलाइन ट्रीटमेंट से, मतलब ये डैमेज नहीं होता है बच्चों, यानी प्रोटेक्टिव है ये। प्रिवेंट टू पॉलन ग्रेन फ्रॉम इन्वायरमेंट शॉक, यानी पॉलन ग्रेन को बचाएगा इन्वायरमेंट शॉक से। अच्छा बच्चों, ये पॉलन फॉसिल बनाने में भी हेल्प करता है। वो भला कैसे, कि पॉलन ग्रेन के ऊपर बताओ क्या है, स्पोरोपोलिनिन है, और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि स्पोरोपोलिन डिग्रेड तो होगा नहीं, डिग्रेड नहीं होगा बच्चों, तो फिर ये फॉसिल में भी कन्वर्ट हो सकता है। और पॉलन फॉसिल का जो अपन एडवांटेज उठाते हैं वो कोल माइनिंग के अंदर कोल का डिटेक्शन करने के लिए, है ना, और फॉसिल फ्यूल्स का डिटेक्शन करने के लिए हम पॉलन फॉसिल को यूज कर सकते हैं। क्लियर? अभी एनसीईआरटी में एक लाइन है और जो एआईपीएमटी 2012 में भी क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा, स्पोरोपोलिन, नो एंजाइम दैट डिग्रेड टू स्पोरोपोलिन सो फार नोन। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ है या पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, एक्साइन ही कंटिन्यू चल रहा है हमारा। एक्साइन जो होता है बच्चों, उसके दो पार्ट होते हैं। जैसे ये एक्साइन है ना, इस एक्साइन लेयर के दो पार्ट हैं। एक जो बाहर होती है उसको एक्साइन कहते हैं, एक्ट एक्साइन या सेक्साइन भी कहते हैं इसको हम। इसमें तीन लेयर होती है बेटा, टेक्टम, बैक्यूलम और फुट लेयर, यानी एक्ट एक्साइन तीन लेयर की बनी होती है, टेक्टम, बैक्यूलम और बेसल फुट लेयर, यानी एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये एक्ट एक्साइन कितनी लेयर की होगी, तीन। और फिर होती है एंड एक्साइन, यानी नेक्साइन बोलते हैं इसे, तो अंदर एक अपन और ले लेते हैं एंड एक्साइन। ठीक है, तो टोटल बताओ एक्साइन में कितनी लेयर होगी, टोटल एक्साइन में 4 लेयर होगी अगर देखा जाए तो, है ना। तीन इसके पार्ट हो गए एक्ट एक्साइन के और एक एंड एक्साइन हो गया, है ना। अब जो मैंने अभी आपको बताया था कि स्पोरोपोलिनिन ऑर्नामेंटल डिजाइन में होता है, तो वो डिजाइन केवल टेक्टम और बैक्यूलम में ही होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैं इस टॉपिक को आगे डाइवर्स पढ़ा रहा हूँ। टेक्टम और बैक्यूलम में ही ये अरेंजमेंट होता है, बेसल लेयर में ये ऑर्नामेंटल डिजाइन नहीं होता है और एंड एक्साइन में भी नहीं होता है। इसीलिए जो स्टडी के लिए क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं हम, क्योंकि अलग अलग प्लांट का ये ऑर्नामेंटल डिजाइन क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए इस डिजाइन को जो है हम क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं। और स्पेशली टेक्टम लेयर को हम यूज करते हैं, ये क्वेश्चन कभी आए तो कौन सी लेयर को यूज करते हैं हम, टेक्टम लेयर का। इज दैट क्लियर? अब आता है बच्चों इंटाइन। मैंने अभी बताया ना पोलन ग्रेन की वॉल दो होती है, एक एक्साइन और एक इंटाइन। इंटाइन जो होती है वो स्मूथ लेयर होती है बच्चों, जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इज दैट क्लियर? किसकी बनी है, सेलुलोज और पैक्टिन की।
ठीक है। अब पोलन ग्रेन में एक और टॉपिक आता है स्ट्रक्चर में, जर्म पोर। जर्म पोर क्या चीज़ है बच्चों? जर्म पोर वो जगह है जहाँ से पोलन ग्रेन का एग्जाइन जो है वो थिन होता है, यानी वहाँ स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है। तो जब एग्जाइन पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है तो एग्जाइन बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी, और वो पार्ट जो है वो पोर लाइक या फ्यूरो लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और उसी को हम जर्म पोर कहते हैं। यानी जर्म पोर एग्जाइन का ही पार्ट है बच्चों, और वो पार्ट है जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है। जर्म पोर जो होता है, नाम से देखो, नाम क्या है? जर्म पोर। जर्म पोर का मतलब यहाँ से पोलन ग्रेन जर्मिनेशन करेगा, यानी यहाँ से पोलन ट्यूब बनेगी बच्चों। तो जर्म पोर ही वो जगह होती है जहाँ से पोलन ट्यूब बनती है। इज दैट क्लियर? अब डाइकोट प्लांट जो होते हैं बेटा, उनमें 1 से 3 तक जर्म पोर होते हैं। आइडियल कैप्सेला में देखें तो 3 जर्म पोर हैं, ठीक है। और मोनोकोट प्लांट है, उसमें जर्म पोर नहीं होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसमें जर्म पोर नहीं होता है। जर्म पोर की जगह उसमें फ्यूरो होता है बेटा, जर्मिनल फ्यूरो। एक एक दरार लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, पोर लाइक स्ट्रक्चर इसमें नहीं होती है। इज दैट क्लियर? तो मोनोकोट में क्या होता है, दोबारा बताओ? जर्मिनल फ्यूरो। और डाइकोट में क्या होता है? जर्म पोर। और कितने होते हैं? 1 से 3। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, इसके बाद में जो है पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में अगला पॉइंट आता है साइटोप्लाज्म। देखो, पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो कि वो रिच इन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट में बहुत ज़्यादा रिच होता है। उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स बहुत अच्छे होते हैं, और इसलिए बेटा एथलीट्स जो होते हैं वो इसे यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? एज ए न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट। साइटोप्लाज्म जो होता है ना बच्चों, पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है, उसमें दो तरह की सेल होती है। एक वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल बोलते हैं इसे। दोबारा बोलो, कौन सी सेल है? वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। ये लार्ज होती हैं, इसका इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, और इसमें रिजर्व फूड स्टोरेज रहता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसके फीचर्स ध्यान रखोगे। और वेजिटेटिव सेल आगे फर्दर डिवाइड नहीं होती है। सेकंड, इसमें एक छोटी जनरेटिव सेल भी होती है बेटा, जर्म सेल भी बोलते हैं इसको हम, जो आगे फर्दर डिवाइड होती है और दो मेल गैमीट बनाती है। क्या बनाती है? दो मेल गैमीट। कौन बनाती है? जनरेटिव सेल। ये स्मॉल होती है, स्पिंडल शेप की होती है, और फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये मैंने कई असाइनमेंट्स में देखा है। जनरेटिव सेल स्मॉल है, स्पिंडल शेप की है, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही होती है। और अब ये आपको डायग्राम में क्लियर नजर आएगा। देखो, आइए डायग्राम ऑब्जर्व करते हैं। ये देखो, सबसे बाहर देखो, ये देखो एक्साइन, एक्साइन लेयर। ये देखो ऑर्नामेंटल टाइप की मैंने यहाँ पर शेप बनाई है। एक्साइन के बाद में बच्चों ये देखो इंटाइन हो गई आपकी। इज दैट क्लियर? तो ये दो वॉल हो गई हैं। अंदर देखो बच्चों, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स हैं, राइट। और ये पूरी बड़ी सारी जो मैंने बनाई है, ये ट्यूब सेल है या वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल है, ये देखो ये पूरी, है ना। और इसी वेजिटेटिव सेल का ये इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस है। और अब देखो, ये वेजिटेटिव सेल का जो ये साइटोप्लाज्म है ना, इसी में देखो ये फ्लॉट कर रही है कौन? जनरेटिव सेल, स्मॉल साइज की स्पिंडल। ये देखो इस तरह से, ये देखो ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लॉट कर रही है। और ये जर्म पोर है बच्चों, ये देखो जर्म पोर, जहां पर आप ये नोटिस करो, देखो यहाँ पर एक्साइन थिन है बिल्कुल, और एक्साइन और इंटाइन आपस में अटैच है यहाँ पर। ये वाला वो जर्म पोर है। और यहाँ देखो मैंने जर्म पोर कितने बनाए? 3 बनाए हैं। देखो 1 2 और 3, क्योंकि मैंने बताया था ना डाइकोट प्लांट का के अंदर 1 से 3 जर्म पोर होते हैं। ओके, तो ये था पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। यस, क्लियर? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पोलन टेबलेट। पोलन टेबलेट क्या है बच्चों? कि ये पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म से बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? मैंने अभी बताया था कि पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म रिच इन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट में रिच होता है। उसमें प्रोटीन, विटामिन, शुगर्स बहुत होते हैं, लेकिन शुगर तो वैसे भी मिल जाती है बच्चों, लेकिन मेन चीज़ क्या है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल बहुत ज़्यादा है। तो इसका यूज फूड सप्लीमेंट में किया जाता है। इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। इज दैट क्लियर? और वेस्टर्न कंट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा जो है चलन है। तो हनी कल्टीवेशन के साथ इसको बनाया जाता है। तो पोलन टेबलेट क्लियर हो गई आपको? किससे बनाई जाती है? पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म से। अब इसके बाद देखो पोलन एलर्जी। इसमें क्या देखना है? देखो बेटा, कुछ प्लांट्स है लाइक कैस्टर है, प्रोसोपिस है, चीनोपॉडियम है, ठीक है ना, एमरेंथस है, सोरगम है जो हे फीवर कॉज करता है, ध्यान रखिएगा।
पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, पार्थेनियम का ही दूसरा नाम कैरेट ग्रास है। पार्थेनियम को थोड़ा ध्यान से देखो, पार्थेनियम एक वीड है बच्चों। क्या है ये? वीट, वीट। ये क्या है? इंडिया में आई थी जब हमने वीट को इंपोर्ट किया था यूएसए से। तो वीट का जब हमने इंपोर्ट किया था यूएसए से, तो उसके साथ ये जो है पार्थेनियम वीट जो इंडिया में आ गई और यहाँ ग्रो हुई आकर। अब ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिए ना, कैस्टर, प्रोसोपिस, सिनोपोडियम, अमारेंथस, सोरगम और पार्थेनियम, इनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं बेटा। इनसे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं हमें, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है ना। तो ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं पॉलन ग्रेन की एलर्जी के इफेक्ट से होते हैं, इसे ही पॉलन एलर्जी कहते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन हमें एलर्जी करते हैं, इसी को पॉलन एलर्जी कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये इतने एग्जाम्पल दिए मैंने, तो इसमें एक दो एग्जाम्पल आप याद रखो, और पार्थिनियम जरूर याद रखना है आपको। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक आता है पॉलन वाइबिलिटी। अब आप पोलन वाइबिलिटी का मतलब समझिए। पोलन वाइबिलिटी का मतलब है कि एंथर से डिसेंस होने के बाद, एंथर से रिलीज होने के बाद, एंथर से रिलीज होने के बाद, पहले नहीं है ना, एंथर से रिलीज होने के बाद वो कितने टाइम तक सरवाइव कर सकता है, लिव रह सकता है, कितने टाइम तक वो जर्मिनेशन की उसमें एबिलिटी है, जितने टाइम तक वो जर्मिनेशन कर सकता है, लिव सर्वाइव कर सकता है, उस एबिलिटी को ही पोलन वाइबिलिटी कहते हैं। लेकिन इसकी काउंटिंग कब से होती है? एंथर से रिलीज होने के बाद। तो जैसे राइस और व्हीट है, उसमें ये 30 मिनट तक वाइबल रहता है। रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी है, सोलेनेसी है, ये मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा। राइस और व्हीट में 30 मिनट, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी, ये फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनमें ये मंथ्स तक सरवाइव करता है, यानी कई महीने तक सरवाइव करता है। इज दैट क्लियर? अब पोलन बैंक। पोलन बैंक क्या होता है? बैंक के नाम से ही समझ जाओ आप कि पोलन ग्रेन को स्टोरेज करना है हमें। पोलन ग्रेन का स्टोरेज किसमें कर रहे हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में एट -190 डिग्री सेल्सियस पे। इसे क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। लो टेम्परेचर पर किसी को प्रिजर्व करना क्या कहलाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन। तो पोलन ग्रेन का स्टोरेज करना और उनको क्रायो प्रिजर्व करके ही पोलन बैंक बनाया जाता है, और स्टोर्ड पोलन ग्रेन को बाद में हम ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ब्रीडिंग प्रोग्राम में, हाइब्रिडाइजेशन में हम इनका यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा, थोड़ा सा बस और है। पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी क्या होती है? जनरली थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है। पोलन ग्रेन्स की स्टडी करने को पेलिनोलॉजी कहते हैं, यानी बॉटनी की वो ब्रांच जहाँ पोलन ग्रेन स्टडी होते हैं उसको पेलिनोलॉजी कहते हैं। प्रोफेसर पी के नायर, फादर ऑफ इंडियन पेलिनोलॉजी, और आर्डमेन जो हैं वो फादर ऑफ पेलिनोलॉजी माने जाते हैं। इज दैट क्लियर? एक मेलिसोपेलिनोलॉजी या मेलिटोपेलिनोलॉजी टर्म भी आती है, इसका मतलब है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ हनी, है ना। तो ये भी एक टर्म है। होपफुली आपको आज का जो टॉपिक है पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर और माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस समझ आ जाएगा। नेक्स्ट में हम पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।